नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी एमबीबीएस एंड व्यापम पे। मेरा नाम है वैभव शिवहरे। दोस्तों, आज एक खास मुद्दे पर चर्चा करनी है और आप सब लोग बहुत उत्साहित भी होंगे और बहुत खुश भी होंगे। वो लोग जिनको एमबीबीएससी का जो नोटिफिकेशन था विज्ञापन क्रमांक 3/2020 और जिसका रिसेंटली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो जिन बच्चों को इंटरव्यू कॉल आया, जिन बच्चों का मेंस क्वालिफाई हुआ था, उनके लिए इंटरव्यू देने का समय आ गया है और उनके लिए इंटरव्यू का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। और ये इंटरव्यू होने वाला है 27/4/2023 से इंटरव्यू शुरू होंगे। राइट, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस एग्जाम में टोटल 698 बच्चों को इनवाइट किया गया है। 698 बच्चे एलिजिबल हैं, 698, और उसके अलावा प्रोविजनल लिस्ट में 265 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा इस इंटरव्यू का जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, इसमें 27/4/2023 से इंटरव्यू शुरू होने हैं। ठीक है, जो इंदौर में एमबीबीएससी का जहां ऑफिस है वहां पर इंटरव्यू होंगे और इसके लिए एक इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करना होगा आपको वेबसाइट से, जो 18 अप्रैल 2023 से आपके बाद से mpsc.mp.gov.in इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहां पर लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 5, कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, जिस दिन जो साक्षात्कार दिवस है, वहां आपको सुबह 9 बजे इंटरव्यू ऑफिस में, वहां पर आयोग कार्यालय में पहुंचना है। ठीक है, लिखा हुआ है आयोग कार्यालय, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आयोग कार्यालय में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज कराना। ऑब्वियसली यार, अब इंटरव्यू कॉल आएगा तो इंटरव्यू देने कौन नहीं जाएगा। यस, हर बच्चे को, जो भी जितने भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, हर बच्चे को इस दिन का इंतजार होता है कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, फिर मेंस क्वालिफाई हो और मेंस क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू देने का मौका मिले। और वो दिन, जिस दिन का आपको हमेशा से इंतजार रहता है कि मुझे इंटरव्यू कॉल आए और मैं उस दिन आयोग पहुंचूं, तो ऑब्वियसली उस दिन आप समय से पहले ही पहुंचेंगे। ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, साक्षात्कार पत्र जो आप डाउनलोड करेंगे, इंटरव्यू लेटर जो आप डाउनलोड करेंगे, इसमें जितने भी कंडीशंस दी हुई हैं, जो भी कंडीशंस दी हुई हैं, इन सारी कंडीशंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका अच्छे से उसको इंटरप्रेट करके उसको फॉलो करना है। ये बात इसमें लिखी हुई, गहनता से परीक्षण कर उसका पालन करना है। तो बहुत उसको अच्छे से मॉनिटर करके फिर उसका पालन सुनिश्चित करना है आपको। तो ये तो दोस्तों मैंने एक बेसिक जानकारी बताई आपको कि जो कल का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, उस नोटिफिकेशन में बोला गया है, कल ही नोटिफिकेशन यानी 27 तारीख थी कल, और 27 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और 27 मार्च 2023 से लेकर आपके पास नेक्स्ट एक महीने का समय है, यानी 27 अप्रैल से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे आप लोगों के। एक सूची जारी होगी ऑनलाइन वेबसाइट पर, एक सूची जारी होगी एमपीबीएससी की वेबसाइट पर। उस सूची में आपका नाम लिखा होगा। जिस दिन आपका इंटरव्यू कॉल होगा, उस दिन आपको सुबह 9 बजे इंटरव्यू देने वहां पर पहुंचना होगा। तो ये तो बेसिक जानकारी दी जो मैंने आपको नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ था। इसके अलावा अब बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होगी कि सर, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, हमें तो ठीक से बोलना नहीं आता है, या हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जो जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, सारे नेगेटिव थॉट्स को दूर कर दीजिए, क्योंकि अब तो इंटरव्यू आ ही गया है, आपके पास सिर्फ एक महीने का समय बचा है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, जो आपने 6 मार्च 2023, जो आपके डैफ को सबमिट करने की लास्ट डेट थी, डैफ यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को गो थ्रू कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए उसको। ठीक है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में, जो क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं अपने जो मैंने मॉक इंटरव्यूज लिए उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं मैं आपको। जितने भी जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं, वो सारे आपके डैफ के पेरिफेरी में ही घूमते रहते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके डैफ से पूछे जाते हैं। जैसे आपके डैफ में सबसे पहले जो इंटरव्यूअर जो होता है, जो बोर्ड जो होता है, पैनल होता है, सबसे पहले उनकी नजर जाती है आपके एकेडमिक्स पर। एकेडमिक्स पर वो देखते हैं कि आपने 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, 10th और 12th में आपके सब्जेक्ट क्या थे, क्या 10th और 12th के बीच में कहीं कोई गैप तो नहीं है। अगर कोई गैप है तो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए, उसको आपको जस्टिफाई करना है कि क्यों ये गैप है। फिर 10th 12th में अगर गैप हो गया, फिर अगर 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बीच में अगर कोई गैप है तो उसका भी जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। और जैसे मान लो क्वेश्चन पूछते हैं कि 10th में परसेंटेज मान लो कम है, 10th में परसेंटेज ज्यादा है, 12th में और कम हो गया और ग्रेजुएशन में और कम हो गए, तो वो रीजन पूछते हैं कि भाई क्या कारण है, आपका एकेडमिक्स देखकर ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ाई के प्रति, जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में गए, आप पढ़ाई के प्रति लापरवाह हो गए। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। राइट, अनअकैडमी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए इस प्रकार के इंटरव्यू के सेशंस कंडक्ट कराने वाला है, और इंटरव्यू स्पेशल क्लासेस भी होंगी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। राइट, इसके अलावा आपके एकेडमिक्स में, जो आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहे हैं, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, तो एग्जामिनर जो होता है, जो इंटरव्यूअर है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंटरव्यू कॉल आया है कि जिनको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा कमांड नहीं है,
या किसी ने इंजीनियरिंग करी है तो काफ़ी समय हो गया इंजीनियरिंग किए हुए, 5-6 साल, 7 साल, 8 साल हो गए इंजीनियरिंग किए हुए, बीच में कोई वर्क एक्सपीरियंस था, उसकी वजह से इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट छूट गए। तो आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में रहे हैं उनको ब्रशअप करना है, बेसिक्स उनके क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपसे कोई एक बेसिक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपका हिस्ट्री रहा है अगर बीए में, और वहां से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप नहीं बता पा रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप पता चला इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस नहीं बता पा रहे हैं, तो ऐसी बेसिक गलतियां मत कीजिएगा। तो उसके लिए नंबर एक बात मैंने जो आपको बताई, वो आप सबसे पहले अपने डैफ में, अपने एकेडमिक्स में की जो डिटेल है उसको फॉलो कीजिए और उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके डैफ में जो बात लिखी होती है वो ये, आपकी हॉबीज। मतलब एक पहला दौर चलता है इंटरव्यू में आपके एकेडमिक का, दूसरा दौर शुरू होता है आपकी हॉबीज का। तो मतलब जैसे आपने 2-3 हॉबीज लिखी होंगी, अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे थे पूछ रहे थे सर हॉबी में क्या लिखें, हॉबी में क्या लिखें। वैसे तो आपकी हॉबी आपको ही पता होती है क्या उसमें मेंशन करना है, लेकिन फिर भी जो भी आपने हॉबी मेंशन करी अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी हॉबी गाना गाना है, ठीक है, कि आपको गाना गाना पसंद है, तो हो सकता है आप इस बात के लिए भी तैयार रहें कि हो सकता है इंटरव्यूअर पूछ ले कि भाई चलिए एक गाना गा के सुनाइए, तो विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी घबराहट के आपको तुरंत गाना सुनाना है, समय नहीं लेना है ज़्यादा, ठीक है। फिर अब जैसे आपको हो सकता है बॉलीवुड का म्यूजिक पसंद हो, तो आपको इसके अलावा आपको जो म्यूजिक पसंद है उसके अलावा म्यूजिक की जो जो कैटेगरीज हैं, चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक हो, चाहे वो हॉलीवुड का म्यूजिक हो, चाहे वो जैज म्यूजिक हो, कैसा, चाहे वो पॉप म्यूजिक हो, जैज म्यूजिक क्या होता है, पॉप म्यूजिक क्या होता है, इस सब में डिफरेंस पता होना चाहिए। कौन से बहुत फेमस सिंगर हैं, हाल ही में ऑस्कर में जैसे नाटू नाटू सॉन्ग को अभी ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। मतलब आप समझिए कि अगर आपकी जो हॉबी है उस हॉबी से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब के लिए आप प्रिपेयर रहिए। क्योंकि आपकी जो हॉबी है वही आपके इंटरव्यू की डायरेक्शन डिसाइड करेगी। आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जिस प्रकार से आंसर दोगे उसी प्रकार से इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चंस फर्दर आगे आपसे पूछते जाते हैं। अगर आप किसी एक दो क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हो तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार मैंने देखा है कि इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं, एस्पिरेंट बैठे होते हैं, और फिर कई बार क्वेश्चन, 1-2-3 क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाते तो फिर पसीना आने लगता है ना, हेजिटेट करते हैं, फिर जो आगे आता हुआ क्वेश्चन है वो भी गलत कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, इसका ऑलरेडी उन्होंने आपके नॉलेज का टेस्टिंग तो कर ही लिया है प्रीलिम्स और मेंस के माध्यम से, तो दे नो कि यू आर केपेबल इनफ टू एंटर इनटू द सर्विस। नाउ दे वांट टू टेस्ट योर पर्सनालिटी, वो आपकी पर्सनालिटी को जज करना चाहते हैं, इसीलिए इसको इंटरव्यू साक्षात कम पर्सनालिटी टेस्ट बोल रहे हैं। यस और नो, यानी आपकी जो पर्सनालिटी है उसको टेस्ट करना है। तो वो देख रहे हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं या नहीं है, आप डिसाइड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा घबरा तो नहीं रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, अपनी बात को स्पष्ट रूप से आप रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो। ऐसी मल्टीपल चीज़ों को वो चेक करते हैं, और इसीलिए इसका नाम है व्यक्तित्व का परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट। तो अपनी पर्सनालिटी पर थोड़ा बहुत काम करना शुरू कीजिए। जिन लोगों को थोड़ा घबराहट होती है, मिरर के सामने बोलने का अभ्यास करें, अपने एक्सप्रेशंस को नोटिस करें, देखें, तो इन सब चीज़ों पर आप ओवरकम कर सकते हैं जो जो भी आपकी कमियां हैं। तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस अपना 100% रखना है, राइट। वो आराम से आपको पूरा समय देते हैं ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए और अपना आंसर दे सकें। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, नंबर तीसरी बात, आपको एक तो मैंने हॉबीज बताई, हॉबीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और तीसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पिछले एक साल का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट, राज्य स्तर का जो करंट अफेयर है पिछले एक साल का, पूरे देश के स्तर का जो करंट अफेयर है एक साल का, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो करंट अफेयर है पिछले एक साल का, जितने भी समसामयिक मुद्दे हैं, इन सभी समसामयिक मुद्दों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जो थोड़ा सा एनालिटिकल मुद्दे हैं उन पर अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्लियर रखिए कि मेरे को क्या स्टैंड रखना है। स्टैंड क्लियर रखने के लिए आपको बहुत सारे मैगजीन्स हैं, उसमें आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, उसके माध्यम से आप पढ़ के आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे अभी ऑस्कर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ऑस्कर के बारे में ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी की हॉबी हो सकती है मूवीज देखना, या वेब सीरीज देखना, या गाने सुनना। तो अभी रिसेंटली इंडिया का अच्छा खासा हिसाब किताब रहा इस बार के ऑस्कर अवार्ड्स में, है ना, और काफ़ी न्यूज़ भी बनी, तो वो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे मान लो किसी को क्रिकेट का शौक है, तो जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तब शायद आईपीएल लगभग खत्म होने के चरण पर होगा, तो आईपीएल से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, है ना। मेन एंड विमेन क्रिकेट से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो भी आपकी हॉबी है, आप देखो क्या आपकी हॉबी से रिलेटेड
कोई करंट बर्निंग इशू न्यूज में रहा है क्या पिछले 1 साल में, और अगर आपकी हॉबी से रिलेटेड कोई करंट अफेयर का इशू, कोई समसामयिक मुद्दा जो खबरों में रहा है, उसको जरूर ध्यान से पढ़िए। यस, इसके अलावा एनवायरनमेंट के बहुत सारे मुद्दे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे अभी न्यूज़ में है कि भाई राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया, उनको 2 साल की सजा दे दी है गुजरात के लोअर कोर्ट ने। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि लोकतंत्र को क्या खतरा है या नहीं है, या जो भी है, विपक्ष कमजोर हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना, इस तरीके के ऐसे मुद्दे जो करंट अफेयर से तो जुड़े हुए हैं ही हैं, प्लस जिन मुद्दों के माध्यम से आपकी सोच पता चल रही है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी पता चल रही है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी पता लग रही है, ऐसे मुद्दों पर अपनी पकड़ बनाएं। यस और नो, पर्याप्त समय है। यस और नो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है आप लोगों के पास। आप चाहें तो आराम से 1 साल का करंट अफेयर आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी मैगजीन एनुअल मैगजीन उठा लीजिए, है ना। राज्यसभा टीवी का जो चैनल है, उसका यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें बहुत सारे ऐसे समसामयिक मुद्दों पर डिस्कशन होता है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। 3 बातें मैंने बता दी। चौथी बात जो आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आपसे इंटरव्यू में कुछ केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप फलाने अनुभाग के एसडीएम हैं, या फलाने अनुभाग में आप डीएसपी हैं, और कोई सिचुएशन दे दी आपको, और उस सिचुएशन में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको क्या करना चाहिए। तो आपको कुछ ऐसी केस स्टडीज भी तैयार रखनी है। इस केस स्टडीज के माध्यम से आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के बारे में पता चलता है, आपकी स्पॉन्टेनिटी को वो चेक करना चाहते हैं। तो केस स्टडीज इस तरीके से आप तैयार रखिएगा, क्योंकि डेफिनेटली इंटरव्यू जब लगभग समाप्त हो रहा होता है, 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 25 मिनट तक इंटरव्यू चलेगा, और उसमें लास्ट में हो सकता है आपसे केस स्टडी भी पूछ सकते हैं। ठीक, जरूरी नहीं है ये सारी जो बातें बता रहा हूँ सभी एस्पिरेंट के साथ ये पूछी जाए, लेकिन मैक्सिमम बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ जनरल बातें हैं जो निश्चित रूप से आप लोगों से बात करेंगे तो उनके इंटरव्यू में सब चीज़ें पूछी जाती हैं। चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात, और वो ये है, चौथी या पांचवी महत्वपूर्ण बात वो ये है कि आप अपना जो भी उस दिन ड्रेस पहनने वाले हैं, जो भी पहनने वाले हैं आप ना, ऑब्वियसली जो लड़के हैं वो फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनेंगे और साथ में टाई लगा के रखेंगे। तो जिन लोगों को टाई लगाने का अभ्यास नहीं है, वो अभी से थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पर 10-15-20 मिनट, आधे घंटे टाई लगा के चेयर पर आराम से बैठें और मिरर के सामने बैठ के अपने लोगों से बात करें। मिरर के सामने बैठकर आप बात करें, अपने आप से बात करें, सॉरी, या आप अपने मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा ऑन कर लें और अपने आप से बात करना शुरू कर दें। अपनी रिकॉर्डिंग्स को डेली चेक करिए। तो जिनकी टाई लगाने की हैबिट नहीं है, वो अभी से टाई लगाकर बैठें और फॉर्मल ड्रेसअप होकर बैठें, आधा घंटा 1 घंटा डेली बैठें, ताकि आप उस दिन वहां पर सहज रहें। पता चला आपने जीवन में कभी टाई नहीं लगाई और सीधे 27 अप्रैल को आपका इंटरव्यू है, सुबह 9 बजे पहुंचे और पता चला टाई लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि अप्रैल का महीना है, गर्मी का समय होगा। ऑल दो जिस हॉल में आपका इंटरव्यू होता है वहाँ माहौल ठंडा रहता है, एसी वेसी लगा रहता है, तो ऐसी कोई समस्या होने वाली नहीं है आपको कि आप बहुत पसीना आ रहा होगा। लेकिन फिर भी जिनकी टाई लगाने की हैबिट नहीं है ना, वो अगर ये डिसाइड कर रहे हैं कि उनको टाई लगाना है, तो अभी से वो प्रैक्टिस कर लें उसकी। यस और नो, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप टाई लगा के जाएं, तो थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी अच्छी दिखाई देती है। कोट सजेशन नहीं दूंगा मैं, क्योंकि उस समय गर्मी का माहौल है, तो मेरी समझ में ब्लेजर पहन के जाना ठीक बात नहीं होगी। इसके अलावा लड़कियों को जो ड्रेस पहनना है, जो साड़ी वो उन्होंने डिसाइड कर रखी है, वो साड़ी देख लें, 1-2 बार उसको पहन करके देख लें, उसको ड्रेप करके देख लें। ऑब्वियसली लड़कियों के बाल खुले नहीं होंगे, जुड़ा होगा पीछे, तो इन सब बातों का ध्यान लड़कियों को देना है। तो जो भी आप ड्रेस तैयार करने वाले हैं, एटलीस्ट जो भी ड्रेस है आपकी, वैसे 2 पेयर तैयार रखिए। आप 2 पेयर तैयार रखिए। इफ इन केस मान लो किसी इमरजेंसी में, अगर मान लो एक ड्रेस 1-2 दिन पहले खराब हो जाती है या कोई समस्या आ जाती है उसमें, तो आपके पास तुरंत बैकअप में दूसरी ड्रेस तैयार हो। क्योंकि ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एट लास्ट मोमेंट में ना, पैनिक जब बच्चा होता है ना, तो उसका इंटरव्यू खराब हो जाता है कि जैसे यार पैंट है तो गंदी हो गई, शर्ट है तो गंदी हो गई, या कुछ उसमें स्पॉट लग गया, या मान लो उसकी सिलाई खुल गई, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो उस टाइम पर पैनिक होने से बेहतर है कि आप एटलीस्ट 2 पेयर रखिए। शूज अपना जो पहन के जाना है उसको वेल पॉलिश्ड और अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। तो ये बेसिक टिप्स हैं। आगे अनअकैडमी वैसे भी ऐसे बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करने वाला है। बहुत जल्दी हम मॉक इंटरव्यू सेशंस भी कंडक्ट करेंगे आप लोगों के लिए, जहां हम मल्टीपल बातें बताएंगे आपको। हमारे पैनल में इंटरव्यू एक्सपर्ट होंगे, रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे, जो आपको निश्चित रूप से बताएंगे कैसे इंटरव्यू के दौरान क्या माहौल रहता है और कैसे आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। 5 बातें होगी। नेक्स्ट बात है, जैसे बेसिक क्वेश्चंस आप तैयार रखिए कि एसडीएम और डीसी में क्या डिफरेंस होता है, आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में बहुत सारी बातें कई बार वो पूछ लेता है। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं मॉक इंटरव्यूज़ में, मॉक इंटरव्यू जब मैं लेता हूं तो मैंने एक्सपीरियंस किया है बच्चे बेसिक क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते हैं। मतलब कई कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका मैंने मॉक इंटरव्यू लिया और उनको एसडीएम का फुल फॉर्म भी नहीं पता है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ऐसी ब्लंडर मिस्टेक कतई ना करें।
क्योंकि आप जिस सेवा में जाने वाले हो, जिस सर्विस में आप जाने वाले हो, उस सर्विस के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यस और नो कि एसडीएम क्या है, डीएसपी क्या है, एसडीओपी क्या है ना। अब जैसे कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो गई, जैसे इंदौर में, भोपाल में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि सर कमिश्नरेट प्रणाली क्या है और कैसे ये कमिश्नरेट प्रणाली पुलिस विभाग की सामान्य प्रणाली से कैसे भिन्न है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये कुछ बुनियादी जानकारियां, रेगुलर बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको बताया राज्यसभा टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, वहां पर मल्टीपल डिबेट्स हैं जहां पर अच्छे अच्छे पैनलिस्ट, उनके पैनल में एक बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं और उनके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, अपना एक ओपिनियन, अपना एक स्टैंड क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो आपने जीएस में जो पढ़ा है वो तो ऑलरेडी आपने पढ़ा ही हुआ है, थोड़ा बहुत उन सारे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा ब्रशअप कर लीजिए। करंट अफेयर याद रखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पर थोड़ा सा डुअलिटी हो, एनालिटिक्स हो थोड़ा सा, वैसे क्वेश्चन जरूर पूछे, क्योंकि आपसे फैक्चुअल जानकारी तो उनके पास है कि भैया आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, आपके अंदर राइटिंग स्किल्स है क्योंकि आपने मेंस क्वालिफाई किया, तो ये सारी बेसिक जानकारी तो उनको पता है कि आप ये सब कर लोगे। यस और नो। तो अनअकैडमी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ऐसे यूजफुल सेशंस लेके आने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन को शानदार और बेहतर बनाने में। सो वी ऑल आर विद यू, द होल टीम ऑफ अनअकैडमी इज विद यू, सो डू नॉट वरी, बिल्कुल घबराए मत। जो जो बातें मैंने इस पिछले 15-20 मिनट के सेशन में जो जो बातें आपको बताई हैं उस पर थोड़ा सा काम करना आप लोग शुरू कर दीजिए। ठीक है, 27 अप्रैल, बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो फियर जो है उसको निकाल के फेंक दीजिए और 100% कॉन्फिडेंस के साथ मैंने जो जो बातें बताई हैं, आपको 5-6 पॉइंट्स बताएं, उस पर काम कीजिए। ऐसे और मल्टीपल यूजफुल सेशंस लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।